नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मग्गू और आप देख रहे हैं देश रोजाना। अभिमत में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभिमत में आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा मार्च 2022 में देश में होने वाले 5 विधानसभा चुनावों की, जिनमें उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यूपी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ा राज्य है और माना जाता रहा है कि जो उत्तर प्रदेश जीतता है वह देश जीतता है। उदाहरण भी पहले स्पष्ट सामने रहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था और जिसका दोहराव हुआ था 2017 के विधानसभा चुनाव में, जबकि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ, यानी कि बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। एक बात और बताऊं कि जो 2022 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, इसके अंदर जब भाजपा चुनाव में उतरेगी तो उसके समक्ष 2 चुनौतियां होंगी। पहली तो वापस सत्ता में आना, और दूसरी बात दोस्तों, एक चीज दोहराई भी जा रही है यहां कि 1991 के बाद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2017 में ही मेजॉरिटी मिली थी स्पष्ट। 1991 में 6 दिसंबर 1991 को जब बाबरी मस्जिद ढांचा ध्वस्त हुआ था, श्री कल्याण सिंह जी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी को वह सफलता नहीं मिल पाई थी जिसकी उम्मीद की जाती थी। अब की बार जब भाजपा चुनाव में जा रही है, या जब यूपी में चुनाव होने जा रहा है 2022 में, तो 1992 का चुनाव जो था वह बाबरी मस्जिद ढांचा ध्वस्त होने के बाद का चुनाव था, और जो 2022 का जो चुनाव है वह उत्तर प्रदेश में अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य के शुभारंभ होने के बाद का चुनाव है। दोस्तों, आगे चलने से पहले मैं आपको एक बार 2017 की विधानसभा का समीकरण समझाता हूं। 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके अंदर आप देखेंगे कि भाजपा ने गठबंधन से चुनाव लड़ा था और उनके साथ अपना दल और एसपी 2 पार्टियां गठबंधन में शामिल थीं। चुनाव में भाजपा ने 403 सीटों में, यानी कि एनडीए गठबंधन ने 403 सीटों में से 325 सीटें जीती थी, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा बहुमत है। अब देखें, 312 सीटें अकेले भाजपा ने जीती और 9 सीटें अपना दल ने तथा 4 सीटें उसकी तीसरी सहयोगी पार्टी एसपी ने जीती। 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, आपको जानकारी है ही। तो उस चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के गठबंधन ने केवल 55 सीटों पर जीत हासिल की थी। बहुजन समाज पार्टी 19 पर अटक गई थी और अन्य को 6 सीटें मिली थी। तो यह चुनाव था 2017 का। इस चुनाव में जो मत प्रतिशत था, अगर उस तरफ चलें, 2017 के चुनाव में सीटें मैंने आपको बताई। अब मैं इसको आपको ग्राफ से समझाता हूं कि उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 39.7% वोट मिले थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर रही थी बहुजन समाज पार्टी 22.2% वोटों के साथ। बीएसपी का दूसरा नंबर रहा। समाजवादी पार्टी 21.8% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। 6.3% कांग्रेस को वोट मिला, 1% वोट अपना दल ने लिया और 9% अन्य दलों को वोट प्राप्त हुआ। इसमें 0.9% वोट मिला नोटा को। अगर हम इन दोनों पार्टियों का, यानी कि जो गठबंधन था कांग्रेस और सपा का, इसको अगर जोड़ लें तो भी ये 21 और 6 27, यानी कि 28.1% वोट गठबंधन को उस चुनाव में मिला था। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया 2017 के चुनाव का आंकड़ा, सीटों के हिसाब से भी और वोटों के हिसाब से भी। 2017 के चुनाव में एक खासियत यह थी कि अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री थे
समाजवादी पार्टी की 2012 में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी थी, जिसके अखिलेश यादव मुखिया थे, और चुनाव लड़ा गया था अखिलेश यादव के चेहरे पर। 403 सीटों में से 295 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी और बाकी पर कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरी थी। उस चुनाव में दोस्तों 2 नारे बड़े मशहूर हुए थे। एक तो अखिलेश यादव का नारा था काम बोलता है, और दूसरा गठबंधन का नारा था कि 2 लड़कों की जोड़ी, यानी कि 2 लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस चुनाव में कमाल करेंगे। लेकिन कमाल क्या हुआ वह तो सबके सामने उस समय ही आ गया था, और वह गठबंधन औंधे मुंह गिरा था। दोस्तों इसके बाद मैं चलता हूं 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर क्या स्थिति रही, किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें मिली। लोकसभा के चुनाव में एक बदलाव और आया था, यानी कि जो पहले कांग्रेस और सपा का गठबंधन था, 2019 के चुनाव में यह बदल करके हो गया था महागठबंधन। और महागठबंधन में थे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल। तो 2019 के लोकसभा चुनाव को मैं आपको सीटों के हिसाब से बताता हूं कि 2019 के चुनाव में एनडीए यानी कि भाजपा गठबंधन जो था उसको मिली 58 सीटें। 58 में से 56 भाजपा को और 2 सीटें मिली अपना दल को। यूपीए गठबंधन मात्र 1 सीट पर सिमट गया, यानी कि कांग्रेस की केवल सोनिया गांधी ही चुनाव जीत पाई। राहुल गांधी भी अमेठी से अपने गढ़ को नहीं बचा पाए थे। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का जो गठबंधन था, आप देखें आंकड़ों में कि उस गठबंधन को मिली थी 21 सीटें। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया लोकसभा चुनाव के गठबंधन का आंकड़ा। इस चुनाव में एक विशेष बात और थी कि बुआ और बबुआ की जोड़ी भाजपा ने और विपक्ष ने यानी कि जो उस समय कांग्रेस ने और भाजपा ने प्रचारित किया था कि बुआ बबुआ की जोड़ी क्या कमाल करेगी, लेकिन कमाल उस समय भी कोई हो नहीं पाया था और चुनाव होते ही वह गठबंधन टूट गया था, महागठबंधन छिन्न भिन्न हो गया था। अब मैं आपको दोस्तों बताऊं कि जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि ना तो 2017 वाला गठबंधन अब की बार विपक्ष का होगा, यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। भले ही कांग्रेस की तरफ से ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा कहीं कोई संकेत नहीं मिल रहा कि वे अब की बार कहीं कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं। दूसरा गठबंधन था जो 2019 के लोकसभा चुनाव में बुआ भतीजे का और बुआ बबुआ कहते थे भाजपा वाले उसको, वह गठबंधन तो अब दूर की कौड़ी हो गया, क्योंकि मायावती जी तो यहाँ तक भी कह रही हैं कि रेस्ट हाउस कांड मामले में एफआईआर वापस लेना उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। आपको याद होगा जब सपा और बसपा की एक बार गठबंधन की सरकार बनी थी, तो उस सरकार के दौरान में रेस्ट हाउस वाला जो मामला था, रेस्ट हाउस जो कांड कहा जाता था, वह बहुत अधिक चर्चित रहा था। खैर, पिछली बातों से आगे बढ़ते हुए अब हम इस तरफ चर्चा करेंगे कि जो 2022 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसके अंदर कौन से फैक्टर्स काम करेंगे। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि अब की बार बड़ा गठबंधन कोई होने जा रहा ऐसा दिखता नहीं, नंबर 1। और नंबर 2, जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीएसपी है, तीनों की तरफ से कहीं ना कहीं यह संदेश जरूर जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ में किसी तरह से वो अलायंस कर लें। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय लोकदल चौधरी अजीत सिंह की पार्टी है, चौधरी चरण सिंह की पार्टी है, और आज उसको उन दोनों बड़े किसान नेताओं के देहावसान के बाद कहें, उनके स्वर्ग सिधारने के बाद में जयंत चौधरी पार्टी को लीड कर रहे हैं। देखिए, किसान आंदोलन के दौरान जयंत चौधरी किसानों का और पश्चिम उत्तर प्रदेश का बड़ा नेता बने हैं, बड़ा चेहरा बने हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मैं समझता हूं इसीलिए ही तमाम विपक्षी पार्टियां चाह रही हैं कि किसी तरह से अगर उनका कोई गठबंधन हो तो वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ हो जाए। और मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि शायद सपा और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन हो भी जाए। जहां तक राजनीतिक सूत्र बताते हैं
वो ये है कि कुछ सीटों को लेकर के उनका विवाद चल रहा है या कुछ सीटों पे लेके बात अटकी हुई है। चर्चा तो यहाँ तक भी है कि आने वाले कुछ दिनों में यानी कि नवंबर के दूसरे पखवाड़े में सपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन घोषित भी हो जाए। तो दोस्तों, एक बात को मान लिया जाए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल दोनों आने वाले चुनाव में, जो अगला चुनाव होना है, उसके अंदर एक बड़ा अपनी भूमिका अदा करेंगे दोनों इलाके। और दोनों ही क्षेत्रों में एक तरह से कहीं ना कहीं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कहीं ना कहीं विरोध के स्वर दिखाई तो दे रहे हैं। चुनाव परिणाम उसे कहां तक ले जाएंगे, भाजपा के नेता कैसी तैयारी करेंगे, विपक्ष की राजनीति को वो राजनीतिक किले में वो कैसे सेंधमारी करेंगे, यह भविष्य बताएगा। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर एक बात दोस्तों दिख रही है, क्योंकि हमारे ब्रज के साथ लगता इलाका है, इधर मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर हो गए, इधर मथुरा हुआ, आगरा हुआ, तो हमारे आसपास लगते ज़िले हैं। यहाँ के जो राजनीतिक हालात जो आज दिख रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं तो किसान आंदोलन भी अपनी भूमिका अदा करता हुआ दिख रहा है। दूसरा, अभी जो 9 तारीख को किसान संयुक्त मोर्चा ने और खासकर किसान नेता राकेश टिकैत ने घोषणा की है कि अब एक बहुत बड़ी महापंचायत करने जा रहे हैं और इसके बाद में वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए पूर्वांचल का रुख करेंगे। कितने वो सफल होगा किसान संयुक्त मोर्चा उस रणनीति में, ये तो भविष्य गर्भ में है। लेकिन भाजपा को भी मैं समझता हूं उसी के लिहाज से अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। दूसरी बात, अब की बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में हालांकि एक ऐसा मिजाज बन चुका है कि चुनाव के अंदर जातिगत और सांप्रदायिक कहें धार्मिक समीकरण कहीं ना कहीं मायने तो रखते हैं आजकल। अब तो उत्तर प्रदेश का चुनाव भी इससे अछूता रहने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम राजनीति, दलित राजनीति, इसके साथ साथ हिंदुओं में यानी कि क्षत्रिय समाज में भी कहीं ठाकुर ब्राह्मण राजनीति वाली बातें भी चल रही हैं, कहीं अगड़े पिछड़े की बातें भी आ रही हैं। और होता तो हमेशा रहा है, पर अब की बार जिस तरह से इसे प्रचारित किया जा रहा है, लगता है कि यह बड़ी भूमिका अदा करेंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताऊं, और वो चुनाव प्रचार या चुनावी रणनीति किस कदर बनाई जा रही है, उसकी एक वानगी भर है कि अखिलेश यादव जी ने एक समाजवादी इत्र तैयार किया है। उनका कहना है जो इत्र को लगा लेगा, 22 प्रकार की सुगंध इसमें डाली गई हैं, वो इसी रंग में रंग जाएगा। अब उनका इत्र कितना कामयाब होगा यह समय बताएगा। चुनाव प्रचार को अपना तेज गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब इलेक्शन मोड में है। नवंबर के अभी आने वाले 5 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश में मोदी जी विकास कार्यों के जेवर एयरपोर्ट का भी उस दिन वो अपना शुभारंभ होना है। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में साथ साथ विकास के मुद्दे को भी लेकर चल रही है। हालांकि विपक्ष कहता है कि कहीं विकास हुआ ही नहीं, कहीं विकास दिखता ही नहीं, फैसला जनता करेगी। लेकिन यह जरूर है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव देश की राजनीति में आने वाले समय में एक बड़ा संकेत देगा। हालांकि और पंजाब भी इस बात में पूरी भूमिका निभाएगा, पंजाब की भी सेम भूमिका रहेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इसमें ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी उसको। तो दोस्तों, चुनाव को लेकर के देश रोजाना आपके पास आने वाले समय में, आने वाले दिनों में पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा, आपके बीच आएगा, आपके बीच रहेगा, आपको जानकारी देगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल एक नई और जानकारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा, आपसे रूबरू होऊंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।